हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि हमारे 11th फिजिक्स में थर्ड चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के मोशंस को डिस्कस करेंगे, और वो मोशन होगा स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन को समझने से पहले स्टूडेंट्स, हम लोग ये समझते हैं कि मोशन क्या है और ये मोशन कितने टाइप का हो सकता है, कितने डायमेंशंस का मोशन अवेलेबल है। तो मोशंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टर्म मैकेनिक्स। मैकेनिक्स नाम आपने सुना होगा। मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है विच डील्स विद मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको फिजिक्स की जिस ब्रांच में रखा गया है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज अ मैकेनिक्स। तो अगर हम मैकेनिक्स को समझे तो हम इजिली कहेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion of an object। तो सिंपली हम लोग अगर मैकेनिक्स वर्ड को, क्योंकि मैकेनिक्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग मोशन की बात करने जा रहे हैं, और मोशन जिस टर्म के अंदर फिजिक्स में रखा गया है वो टर्म है मैकेनिक्स। बेसिकली मैकेनिक्स को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं। 3 तरह की मैकेनिक्स आप फिजिक्स में पढ़ोगे, तो मैकेनिक्स भी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। तो 3 तरह से मैकेनिक्स हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी मोशन को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। तो बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ branches of mechanics। तो मैकेनिक्स की भी हम लोगों ने 3 ब्रांच डिवाइड कर लिया था। फर्स्ट वन इज स्टैटिक, राइट। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच, मोशन की वो ब्रांच जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, वो हम लोग कहलाएंगे स्टैटिक। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप स्टडी कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट में है, तो उसको मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में आप रखोगे बच्चों, उसे आप कहोगे स्टैटिक, राइट। स्टैटिक का मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब जो टाइम फैक्टर है वो यहाँ पर कोई खास रोल प्ले नहीं करेगा। टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले अ गुड रोल और इम्पोर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ ब्रांच। तो इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, it is a type of mechanics in which we study the object at a rest। object is in rest। तो वो ब्रांच जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस ब्रांच के अंदर, वो हमारा कहला रहा है स्टैटिक। और देयर इज नो टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ब्रांच। टाइम फैक्टर जो है इस ब्रांच में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर हम लोग स्टैटिक की बात करेंगे स्टूडेंट, तो स्टैटिक के लिए हम लोग लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study the object in rest। the object in rest। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हम स्टडी कर रहे हैं तो जिस ब्रांच में हम रखेंगे वो ब्रांच कहलाएगा स्टैटिक। द स्टैटिक टाइम फैक्टर does not play an important role तो
जो टाइम है स्टैटिक में, भाई आप बैठे हैं, टाइम बीतता चला जा रहा है, टाइम का कोई भी मतलब नहीं है। तो स्टैटिक में अगर आप टाइम की बात करेंगे, टाइम कोई खास प्ले नहीं करेगा, खास रोल नहीं है टाइम का इन द केस ऑफ स्टैटिक। द सेकेंड इज काइनामेटिक। इसको मैं हटा रहा हूं स्टूडेंट्स। द सेकेंड टर्म इज काइनामेटिक। काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स, इसमें भी हम मोशन यानी इट इज डिस्क्राइब्ड अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनामेटिक्स में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जिस कैटेगरी में हम, जिस ब्रांच में हम रखेंगे मैकेनिक्स की, वो कहलाएगा काइनामेटिक। लेकिन इंपॉर्टेंस ये है कि मोशन का कॉज क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, किस कॉज से मूवमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, उससे वो कॉज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता इन द केस ऑफ काइनामेटिक, राइट। बट the time factor play a important role in the case of kinematic। अगर बॉडी मूव कर रही है तो टाइम के साथ कितना मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये सारी चीजें हमारे लिए मायने रखेगा। तो काइनेमेटिक के अंदर टाइम का फैक्टर तो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, लेकिन कॉज क्या है मोशन का वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मोशन का कॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और ये वो कैटेगरी है जिसमें हम स्टडी करेंगे द बॉडी इज इन मोशन। तो इट इज अ डिस्क्राइब अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट डिस्क्राइब अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, is describe a motion of an object, right। तो ये मोशन ऑब्जेक्ट का डिस्क्राइब करेगा। And the time factor play a important role, play an important role। टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कॉज ऑफ मोशन डज नॉट एज मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस। द कॉज ऑफ मोशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। किस कॉज से मोशन हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में, लेकिन टाइम फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर बॉडी मूव कर रही है स्टूडेंट्स तो वो काइनेमेटिक के अंदर रखा जाएगा। थर्ड ब्रांच है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब चलना। अगेन इट डिस्क्राइब अ मोशन, राइट, डिस्क्राइब अ मोशन, बट in this case the cause of motion is important। it means अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया और वो मूव कर रहा है तो फोर्स अप्लाई किया, फोर्स इज अ कॉज by which body is moving। so here in the case of dynamic the cause of motion is important as well as time factor is again the important factor। so it is again it is describe a motion of an object with the cause। ठीक, with cause। the time factor play an important role टाइम फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात किया मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मोशन। और मैकेनिक्स को तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में बॉडी रेस्ट में रहेगा, उसमें टाइम का फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काइनेमेटिक और डायनेमिक्स में टाइम का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या है, कोई आपसे पूछे कि काइनेमेटिक और डायनेमिक दोनों में मोशन हो रहा है तो डिफरेंस क्या है, आप सिंपली बोलोगे इन द केस ऑफ काइनेमेटिक देयर इज नो कॉज ऑफ मोशन। किस कारण से मोशन हो रहा है वो हमारे लिए मतलब नहीं रखता है, लेकिन इन द डायनेमिक्स द कॉज इज इंपॉर्टेंट। डायनेमिक्स में कॉज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बॉडी पे फोर्स लगाया है
तो वो फोर्स के कारण बॉडी मूव कर रहा है, दैट इज अ कॉज. तो इन द केस ऑफ डायनेमिक द कॉज ऑफ मोशन इज important with the cause, but in the case of kinematic there is no cause of motion, not important. The cause of motion much not important. Okay, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं what is the rest and what is the motion. Okay, इसको आप नोट करिए. आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं what is the rest and motion, how we define the rest and motion. चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं rest and motion. Rest कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं अपनी जगह पे बैठा हुआ हूँ, टाइम बदला जा रहा है, तो मैं कहूँगा मैं रेस्ट में हूँ. इसका मतलब इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद चेंज इन टाइम, देन वी से द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. राइट? तो रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to surrounding. If the position of object does not change with respect to surrounding with change in time, then it's said to be an object at rest. अब ये कहा जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है स्टूडेंट्स? रेस्ट में. एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें आप तो यू कैन राइट एग्जाम्पल बुक lying on a table. राइट? तो अब एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बुक lying on a table. और क्या लिख सकते हैं? पर्सन सिटिंग ऑन अ टेबल, सिटिंग ऑन अ चेयर. तो अगर कोई पर्सन चेयर में बैठा हुआ है तो टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. सेकेंड इज मोशन. मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद चेंज इन टाइम, वी से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इफ द पोजीशन of an object changes with respect to surrounding with change in time, then we said object is in motion. Right? So simply if the position of an object changes with respect to surrounding with change in time, then we said object is in motion. और हम लोग क्या कह सकते हैं? The change in position of an object with respect to time is called as motion. अगर हम मोशन को और डिफाइन करें तो मोशन की एक डेफिनेशन मैं आपको और लिख के दे रखता हूँ, या मैं और लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो. और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time is called motion of an object. और भी किसे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने इजीली डिफाइन किया रेस्ट एंड मोशन. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं. और स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ मोशन. मोशन को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं उसकी बात करें. अगर मैं सीधा चल रहा हूं तो मैं अपने मोशन को कहूंगा स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर मैं सीधा चला जा रहा हूं तो मैं अपने मोशन को क्या कहूंगा? स्ट्रेट लाइन मोशन. इसका मतलब मैं मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकता हूं,
मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ, राइट, सर्कुलर घूम रहा हूँ, तो मैं कहूँगा माई मोशन इज सर्कुलर मोशन। और अगर मैं ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के टू एंड फ्रो ऐसे घूमता चला जा रहा हूँ, तो मैं अपने मोशन को भी अगेन डिवाइड कर दूंगा, इसको मैं कहूँगा ऑसिलेटरी मोशन। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ वी कैन डिवाइड मोशन इन डिफरेंट टाइप। पाथ कैसा है उस पर हम अपने मोशन को कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ हम मोशन को 3 टाइप में बेसिकली डिवाइड करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पे आज हमारा डिस्कशन है टाइप ऑफ मोशन। और टाइप ऑफ मोशन को हमने किस फैक्टर पर डिपेंड कराया? टाइप ऑफ मोशन को मैंने डिपेंड कराया ऑन द नेचर ऑफ पाथ। पाथ कैसा है उस पर हम मोशन को 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ we divide motion in 3 types, राइट। यहां पर जो मोशन का टाइप मैंने लिया है उसका नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंडेंसी रखा है बच्चों। 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला टाइप स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसे आप नाम दोगे रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। इसका मतलब इन दिस टाइप ऑफ मोशन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। In this type of motion, a particle moves in a straight line. In this type of motion, a particle or body moves in a straight line or moves along a straight line. ज़्यादा बेटर रहेगा। moves along a straight line, right? तो इसलिए हमने कहा स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है? वो मोशन जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन सीधा चला जा रहा है, राइट। तो पार्टिकल मूव्स along a straight line, the motion is called straight line motion. Second is circular motion. सर्कुलर, गोल गोल घूम रहा है, आपका फैन घर में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन a particle moves in a circular path, right? In a circular path with constant speed. सर्कुलर पाथ में घूमे, स्पीड कांस्टेंट रहे, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बेस्ट एग्जांपल रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ और राइट मूवमेंट ऑफ अर्थ, राइट। तो हमारा एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल में मैं लिख सकता हूं इन द केस ऑफ सर्कुलर पाथ रिवॉल्व्स अर्थ। अर्थ का रिवॉल्व करना, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। थर्ड हमारा आता है ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड टाइप इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब मान लीजिए मैं कहता हूं ये बॉल मैंने लटकाया, एक रिजिड बॉडी से ऐसे बॉल थ्रेड के थ्रू लटकाया। अब इस पॉइंट के थ्रू बॉल मूव कर रहा है लाइक दिस, ऐसे बॉल मेरा कभी इस तरह से मूव कर रहा है, बॉल ऐसे मूव कर रहा है। तो बॉल टू एंड फ्रो मोशन अगर कर रहा है तो वो हमारा कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे मैंने हाथ में बॉल लिया, एक सेंटर पॉइंट से एक रेफरेंस पॉइंट से बॉल को छोड़ दिया, बॉल अपने उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, रेफरेंस पॉइंट के थ्रू
टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन एंड बेस्ट एग्जांपल इज सिंपल पेंडुलम। तो ऑसिलेटरी मोशन हम लोग क्या कहेंगे? When an object moves to and fro, when an object moves to and fro about a given point, then the motion is called oscillatory motion. Right? Example, simple pendulum. तो तीन तरह से मोशन को स्टूडेंट्स आप डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ। पाथ कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपने मोशन को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। राइट, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपसे बात किया ऑन द नेचर ऑफ पाथ। हमने टाइप्स ऑफ मोशन को तीन टाइप में डिवाइड किया था, मोशन को थ्री टाइप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी। अब मैं टाइप ऑफ मोशन के सेकंड केस पे जा रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स आपको नीडेड हैं, उस पर भी हम मोशन को तीन टाइप में डिवाइड कर देंगे, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो हाउ मैनी कोऑर्डिनेट्स नीडेड टू डिस्क्राइब अ मोशन? वी डिवाइड द मोशन इन थ्री टाइप, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू डिस्क्राइब अ मोशन। Motion is classified in three types. Again, three types. ठीक है बच्चों? चलिए पहला टाइप देखते हैं, वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन का मतलब if only one coordinate is needed to describe the motion is called as a one dimension motion। केवल एक ही कोऑर्डिनेट नीड हो आपके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो मोशन मेरा कहलाएगा वन डायमेंशन। तो पहले तो बात लिख लेते हैं फिर समझते हैं। if only one coordinate is needed to describe a motion of an object, motion is called one dimension। राइट? अब वन डायमेंशनल मोशन की खासियत क्या है? मान लीजिए मैं कहता हूं ये मेरा एक कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस भी ये अगर ओरिजिन है तो इस साइड एक्स पॉजिटिव होगा और इस साइड पर एक्स का नेगेटिव पॉइंट होगा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो ऑब्जेक्ट या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो वन डायमेंशन मोशन में ऑब्जेक्ट या तो फॉरवर्ड मूव करेगा स्टूडेंट्स या बैकवर्ड, यानी कि साइन या तो पॉजिटिव होगा उस मोशन का या उस मोशन का साइन नेगेटिव होगा। इसी तरह अगर हम कह सकते हैं, राइट, इसी तरह हम कह सकते हैं कि मान लीजिए मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट, तो ये वाई कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट का नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट या तो अपवर्ड मूव करेगा
या मेरा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा इन अ वन डायमेंशन। तो इन द केस ऑफ वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट आइदर मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, but it only use a single coordinate for describing its motion. So the motion is called as a one dimension motion and is needed the sign पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उस मोशन के लिए हम साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस और माइनस। अगर अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव साइन, राइट। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन फॉरवर्ड प्लस साइन, बैकवर्ड आ रहा है माइनस साइन। तो अगर वन डायमेंशन मोशन है स्टूडेंट तो एक कोऑर्डिनेट यूज होगा और मोशन या तो फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। ओके, तो वन डायमेंशन मोशन वी नीड ओनली वन कोऑर्डिनेट सिस्टम और वी कैन से इन दिस कंडीशन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। मोशन हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, सेकंड केस है टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन टू डायमेंशन मतलब आपने दो डायमेंशन लिए। मान लीजिए आपने कहा मैंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इस पे मैंने अपने किसी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब किया। मींस एन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड in two coordinate system then the motion is called as a two dimensional motion। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की नीड रखता है अपने मोशन को डिफाइन करने के लिए तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो आपका मोशन कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन। और टू डायमेंशनल मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन दैट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। जैसे आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन इज अ टू डायमेंशनल मोशन, राइट। तो टू डायमेंशनल मोशन को अगर हम लोग बात करेंगे तो टू डायमेंशनल मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज डिस्क्राइब्ड and it needs two coordinate system for describing the position of an object then the motion is called as a two dimensional motion। तो बात को लिखते हैं, when two coordinates required to describe the position of an object then the motion is called two dimensional motion। राइट, टू डायमेंशनल मोशन। मान लीजिए मैं यहाँ दो डायमेंशन ले रहा हूँ एक्स एंड वाई, दो कोऑर्डिनेट, और यहाँ मैंने कोई पॉइंट पी लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई को डिफाइन करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमारा मोशन कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन। इट इज नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन इज द टू डायमेंशनल मोशन। तीसरा बात है थ्री डायमेंशन। अगर आपने बच्चों तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर लिया अपने पॉइंट को, अपने ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वहां पर आपका मोशन कहलाएगा थ्री डायमेंशन मोशन। बात करते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। थर्ड इज थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन का मतलब when the object needed all three coordinates x y z, तीनों कोऑर्डिनेट नीड कर रहा है अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, then the motion is called three dimension motion। This is also called as a motion in plane, right? तो अगर आपका ऑब्जेक्ट तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर रहा है अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप कहोगे आवर मोशन इज अ थ्री डायमेंशन मोशन।
यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट ले रहा है अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आपका मोशन कहलाएगा थ्री डायमेंशन मोशन, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मोशन इन प्लेन। ओके, तो मोशन इन थ्री डायमेंशन मोशन को कैसे लिखेंगे हम लोग, उसको नोट करते हैं। व्हेन थ्री कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड to describe the position of an object, then the motion is called three dimension motion. It is motion in plane, राइट। डायग्राम वाइज आप देखना चाहें तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं अपनी कॉपी में। तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, राइट। यहाँ पे आपका पार्टिकल है जिसने अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब किया एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट needed three coordinates to describe its position, then the motion is called three dimension motion. तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने टाइप ऑफ मोशन को दो तरीके से आपके सामने रखा, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ तीन पार्ट में डिवाइड करके सिखाया आपको, रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट यूज हमने फिर तीन टाइप में आपके सामने रखा, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन मोशन। जल्दी से अपनी कॉपी में इसको नोट करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट आप कब कहोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट आप तब कहोगे जब ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाए ऑफ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू इट कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ रिस्पॉन्सिबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरी एक बस है, तो बस को मैं कंसीडर करूंगा एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ये बस सेवरल किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कवर करता है। बस यहाँ से 1000 किलोमीटर चल के गई, डिस्टेंस कवर किया, देन इन दैट कंडीशन दैट बस इज कंसीडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट कंसीडर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट विच हैव अ वेरी स्मॉलर इन साइज as compared to the distance covered by it in a responsible duration of time, right? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा हो। भाई बस का साइज कितना होगा, बस का साइज आप कह दीजिए कि भाई मेरी बस का साइज जो है वो 12 मीटर है, लेकिन बस ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 12 मीटर तो बहुत छोटा हुआ, then the bus is considered as a point object. तो point object को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, an object is considered as a point object if the size of an object is much smaller as compared to it moves a several distance or long distance in a responsible interval of time. Okay, an object is considered as a point object if the size of an object is much smaller as compared to it moves a long distance in a response in a given time interval, ऐसे लिखिए, in a given time interval, in a given time interval, right? तो an object is considered as a point object
if the size of an object is much smaller as compared to it moves a long distance in a given time interval. For example, a bus is considered as a point object if it cover a long distance, several kilometer distance in a given time interval. तो बस को हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, तो कहीं भी आपको पॉइंट कि हम लोग यहाँ पे जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे, अपनी मोशंस को पढ़ेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करके चलेंगे अगर उसने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया हुआ है. राइट, मान लीजिए आपने कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2 ग्राम का है एंड इट मूव्स 2 किलोमीटर, तो दैट ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट. ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट अ वेरी स्मॉल, कंसीडर एज अ वेरी स्मॉलर ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर. ओके, तो आज का अपना ये वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ. आज मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स को रखा, टाइप ऑफ मोशंस को रखा. राइट, अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें, साथ साथ मेरे चैनल फिजिक्स क्लिनिक को सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.